Hello everyone. Today we are going to start our next topic of chapter number 2 from history class 9. And today's our topic is impact and aftermath of 1905 revolution. In previous video हमने देखा था उसमें 1905 का रेवोल्यूशन में हमने ब्लडी संडे पढ़ा था। तो जब ब्लडी संडे का जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट के साथ जो कॉमन पीपल थे या फिर जो रेवोल्यूशनरी थे, जो चेंजेस चाह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भर गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और बाकी के जो कॉमन पीपल थे उन्होंने भी वो भी उनके साथ मिल गए और वो भी मांग करने लगे किसकी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक पार्लियामेंट की, कि जो कॉमन पीपल हैं वो भी, जो उनको सिविल लिबर्टीज़ कुछ नहीं थी तो वो सिविल लिबर्टीज़ के लिए इन लोगों के साथ आकर ज्वाइन हुए। इनकी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और इनकी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि वो भी चेंजेस चाह रहे थे। और अब जो पावर थी, रेवोल्यूशनरी की जो पावर थी वो बढ़ चुकी थी, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हो गए थे, तो पावर बढ़ गई थी। अब क्या था, अब राजा को लगने लगा, राजा कौन था, जार निकोलस। अब उसको क्या लगने लगा, अब उसको लगने लगा कि अब लोगों को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, अब इससे बचना मुश्किल है। तो क्या किया उसने, अंडर प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशन, कि अब रेवोल्यूशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अब लोग बढ़ चुके थे, अब लोगों की पावर बढ़ चुकी थी, तो अब लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। किस लिए, कि जो मोनार्की है उसको ख़त्म किया जाए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाए, एक पार्लियामेंट को फॉर्म किया जाए। तो अंडर प्रेशर जार अलाउड टू क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। क्या हुआ, अब उसने परमिशन दे दी। किस चीज़ की परमिशन दे दी, यही तो लोग मांग कर रहे थे कि क्या चेंजेस चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि एक पार्लियामेंट फॉर्म की जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाए लोगों के लिए। तो अब उसने कह दिया कि ठीक है, और एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को फॉर्म कर लिया गया, जिसको रशिया में क्या कहा जाता है, उसको दूमा कहा गया उसको। और जितनी भी यूनियन थी, कमेटीज थी, जो हमने आफ्टर रेवोल्यूशन, कौन से, जो ब्लडी संडे था, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी कमेटी और बहुत सारी यूनियंस ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया था, कि वो भी अब बदलाव चाह रहे थे, वो भी अब चेंजेस चाह रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सब बंद कर दिए गए और वो इनको सपोर्ट करने लगे थे। तो इस पावर को, बढ़ती हुई पावर को देखकर ही राजा ने कहा था कि ठीक है, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना ली जाए। तो इसका क्या मतलब था कि इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट मतलब जो भी डिसीजन राजा लेगा, ऐसा नहीं कि वो कोई भी डिसीजन उसके जो मन में आएगा, जैसा कि वो कर रहा था अभी तक तो यही कर रहा था ना, कि जो भी उसके मन में डिसीजन था या फिर जो भी वो डिसीजन लेना चाहता था वो अपनी मर्जी से ले सकता था। लेकिन अब क्या नहीं कर सकता है वो, अब उसको पार्लियामेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है या फिर दूमा है, उससे उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। जो भी वो रूल रेगुलेशन ये फॉर्म कर रहा है, जो भी वो लॉज बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, ये लो भी कुछ लो भी ये बना सकती थी, तो उसको सारे कंसल्ट करने पड़ेंगे पार्लियामेंट के साथ, उसके बाद ही वो लॉज बन सकते हैं। जितने भी यूनियन थी, कमेटीज थी, उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। जो उसके साथ ज्वाइन कर हुई थी यूनियन और कमेटीज, उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और इसके साथ साथ जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी, उन सब पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए, बहुत सारी बंदिशें उनके ऊपर लगा दी गई कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है अपनी मर्जी से। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा तो झुक गया, वो झुक गया नहीं, ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था। उसने देखा कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अब ये कंट्रोल में नहीं आने वाली है, तो उसने सोचा कि अब थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। इसीलिए उसने परमिशन दे दी एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को फॉर्म करने की। और इसके बाद जितनी भी कमेटी थी, यूनियन थी, उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उन सब पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। अब क्या हुआ, जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा, ये फर्स्ट डूमा था ना जो फॉर्मेशन हुआ था, विद इन 75 डेज फर्स्ट डूमा के बनते ही जो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, उसको मात्र ओनली 75 डेज में डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, और एंड री इलेक्टेड सेकेंड डूमा।
और दूसरी दूमा को इलेक्ट कर लिया गया। तो विद इन 3 मंथ, कितना, विद इन 3 मंथ में 2 दूमा री इलेक्टेड कर ली गई। एक को डिसमिस कर दिया, उसके बाद दूसरी को री इलेक्टेड कर दिया। एंड आफ्टर सम टाइम सेकेंड दूमा वाज ऑल्सो डिसॉल्व। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसने सेकेंड को भी डिसॉल्व कर दिया, उसको भी खारिज कर दिया एंड री इलेक्टेड थर्ड डूमा बना ली गई। तो क्या हुआ कि पहले जो फर्स्ट बनाई, पहले उसने परमिशन दे दी कि ठीक है बना ली जाए, तो फर्स्ट डूमा बनाई, फर्स्ट डूमा के 75 डेज के बाद उसको डिसमिस कर दिया, फिर सेकंड को री इलेक्टेड किया गया और सेकंड के बाद फिर से उसको डिसमिस कर दिया गया और फिर थर्ड डूमा को फॉर्म किया गया। अब ये क्या, इसकी क्या गारंटी थी कि जो थर्ड डूमा है, जब फर्स्ट डूमा नहीं चल पाई, सेकंड नहीं चल पाई, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो थर्ड डूमा है, ये जो थर्ड डूमा है ये चल पाएगी। जो फर्स्ट नहीं चली, सेकंड नहीं चली, तो इसका क्या मतलब है, ये चल पाएगी क्या। और फर्स्ट और सेकंड को डिसॉल्व क्यों किया गया, जब फर्स्ट डूमा बन गई, सेकंड डूमा बन गई, तो उनको डिसॉल्व क्यों किया गया। जार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑन हिज अथॉरिटी, मतलब जार डिड नॉट वांटिंग एनी क्वेश्चनिंग ऑन हिज अथॉरिटी, मतलब उसकी अथॉरिटी पर कोई क्वेश्चन करे या फिर उससे कोई उसे किसी के साथ डिस्कस करना पड़े, एनी रिडक्शन इन हिज पावर, और उसकी पावर में किसी तरह की कोई कमी आई। उसकी पावर में ही तो कमी थी, ये उसकी पावर को ही तो लिमिट किया गया था। ये पार्लियामेंट जो बनाई थी उसकी पावर को चेक करने के लिए तो बनाई गई थी कि वो उसके पास जो पावर है वो उससे कंसल्ट करेगा। तो राजा नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग करे या फिर उसकी पावर को रिडक्शन किया जाए, उसकी पावर को कम किया जाए, वो नहीं चाहता था। इसीलिए उसने फर्स्ट डूमा को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद सेकंड बनी, सेकंड को भी उसने खारिज कर दिया, उसको भी डिसमिस कर दिया। अब जो थर्ड डूमा थी, इसके उसे पूरी तरह से वो पूरी तरह से जानता था कि ये जो थर्ड डूमा बनी है ये अच्छे से रन कर पाएगी। ये अच्छे से रन क्यों कर पाएगी, क्यों चल पाएगी ये, इसका भी तो कोई रीज़न होगा कि फर्स्ट नहीं चल पाई, सेकंड नहीं चल पाई, तो इसकी क्या गारंटी कि थर्ड चल पाएगी। हो सकता है कि थर्ड को भी वो डिसमिस करे और फिर से रिइलेक्टेड करे फोर्थ डूमा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न है बच्चे, रीज़न क्या है, चेंज वोटिंग लॉज एंड पैक्ट द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव। हमने पढ़े थे ना कि लिबरल और रेडिकल्स चेंज चाहते थे, सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे, लेकिन ये जो कंजर्वेटिव थे ये चेंज नहीं चाहते थे, ये चेंज के फेवर में नहीं थे। चेंज के फेवर में क्यों नहीं थे, क्योंकि ये मतलब कि जो राजा था, मोनार्क था, उसके रिलेटिव थे या फिर उसके बहुत ही भरोसेमंद लोग थे, तो ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह का भी बदलाव किया जाए। अब जब थर्ड डूमा रीइलेक्टेड हुई तो अब राजा ने क्या किया, उसने जितने भी कंजर्वेटिव लोग थे, मतलब उसके जो फेवर के लोग थे, उन सबको उसमें पैक कर दिया, उन सबको भर दिया उसमें, किसमें, थर्ड डूमा में। और जितने भी लिबरल्स थे और रेवोल्यूशनरी थे वर कैप्ट आउट, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अब तुम लोग बाहर रहो और ये लोग रहेंगे थर्ड डूमा के वर्कर बनकर या फिर उसके मेंबर्स बनकर। तो कंजर्वेटिव क्योंकि उसके फेवर के लोग थे, उसके फेवर के लोग से मतलब है कि अब वही होगा जो राजा चाहेगा। ये लोग तो राजा को फेवर करते हैं ना, मोनार्क को फेवर कर रहे थे क्योंकि उसी के लोग थे ये, तो इसीलिए कंजर्वेटिव वाली जो थर्ड डूमा बनी वो कंजर्वेटिव लोगों की बनी, कंजर्वेटिव उसके मेंबर्स थे, और जितने भी लिबरल्स थे, रेडिकल थे या फिर जितने भी रेवोल्यूशनरी थे उन सबको बाहर रख दिया गया। तो अब क्या हुआ, अब जो वो थी सिचुएशन थी अब अंडर कंट्रोल हो गई। किसके अंडर कंट्रोल हो गई, मोनार्क के, जार के, सारी सिचुएशन अब उसके कंट्रोल में हो गई। कंट्रोल में क्यों हो गई, क्योंकि दो डूमा बन रही थी, उसमें उसके ही लोग थे, उसके लोग से मतलब है कि अब जो चलेगी बातें जो उसकी मानी जाएंगी तो उसकी मानी जाएगी, कोई उसकी पावर को चेक नहीं करेगा, कोई उसको क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, अब वो जो चाहेगा वही होगा। तो लगभग 1940 तक यही कंडीशन
रही, मतलब कंडीशन किसके अंडर कंट्रोल रही, जार के में रही। 1940 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। वो क्यों हुआ था ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके जो इम्पैक्ट थे 1905 रेवोल्यूशन के और जो ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ था उसके क्या इम्पैक्ट थे वो हमने देख लिए हैं इसमें। तो क्या समझ में आ रहा है इसको कि जो मोनार्क था, जो जार था, ही वॉज वेरी क्लेवर, बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसने बहुत अपनी चालाकी से सारी जो सिचुएशन थी वो अपने अंडर कंट्रोल वापस कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।